नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरहत। नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं के साथ क्या हमारा और आपका आज का और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हो। सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जहाँ कहीं भी है जल्दी से आए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है राइस ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, 10 करोड़ इंडियन विल बिकम रिच 2027, फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं कह रहा था ना कि 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल लिया इन्होंने। इंडिया स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है। इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से आगे सिर्फ 4 देश यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी है। 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को बीट करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक और IMF के अनुसार इस समय भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और आने वाले कुछ सालों तक भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। इसके अलावा जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भारत में गरीबी कम हो रही है और भारतीयों की इनकम तेजी से ग्रो कर रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले भारतीयों के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2027 तक भारत के मिडिल क्लास की इनकम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और भारत में 10 करोड़ इंडियंस रिच होंगे। कैसे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों के चलते 2027 तक 10 करोड़ इंडियंस रिच होंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले गोल्डमैन सैच ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2027 तक भारत में 10 करोड़ इंडियंस होंगे जो साल भर में $10,000 से ज्यादा कमाएंगे, मतलब 8 लाख रुपए से ज्यादा कमाएंगे। अब आप बोलोगे कि भारत में 8 लाख से ज्यादा कमाने वाले इंसान रिच कैटेगरी में कैसे आएंगे? तो देखो, इस बात पे गोल्डमैन सैच ने कहा है कि इस समय भारत की पर कैपिटा इनकम $2100 है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये पर कैपिटा इनकम क्या होती है? तो देखो, जब देश की GDP को देश की आबादी से डिवाइड किया जाता है तो निकलती है देश की पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से देश में पर पर्सन की एवरेज इनकम क्या है वो पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर किसी देश की GDP 1 लाख है और देश में 1000 लोग रहते हैं तो देश की पर कैपिटा 100 होगी, मतलब वहां पे पर पर्सन की इनकम 100 होगी। तो गोल्डमैन सैच के हिसाब से भारत की पर कैपिटा $2100 है। तो इस समय भारत में जो इंसान $10,000 से ज्यादा कमा रहा है उसे गोल्डमैन सैच ने भारत में रिच माना है, उसे एफ्लुएंट कैटेगरी में डाला है। और आने वाले 3 सालों में भारत में अमीर लोगों की संख्या 100 मिलियन 10 करोड़ होने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात है, वो इसलिए क्योंकि दुनिया में सिर्फ 14 से 15 देश हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, बाकी सभी देशों में आबादी 10 करोड़ से कम है। तो आने वाले समय में भारत में उतने लोग अमीर बन जाएंगे जितने कई देशों की तो आबादी भी नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2015 में 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ इंडियंस $10,000 से ज्यादा कमाते थे, वहीं आज के समय भारत में 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ इंडियंस $10,000 से ज्यादा कमाते हैं। वहीं 2027 तक ये नंबर बढ़ के 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ होने वाला है। मतलब आने वाले 3 से 4 साल में भारत में डेली 68,000 लोग रईस बनने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस रिपोर्ट को कितना सही माने। तो देखो, गोल्डमैन सैच कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। गोल्डमैन सैच एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो अमीरों के पैसे को मैनेज करता है। गोल्डमैन सैच बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे को दुनिया भर के देशों में इन्वेस्ट करता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच है। गोल्डमैन सैच को पता रहता है कि कौन सा देश कितना ग्रो कर रहा है, किस देश में इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है और किस देश में लोगों की इनकम तेजी से बढ़ रही है। गोल्डमैन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में मिडिल क्लास तेजी से ग्रो कर रहा है। जहां पिछले 4 सालों में भारत की आबादी 1.4% से ग्रो हुई है, वहीं एफ्लुएंट लोगों की आबादी 12.6% से बढ़ी है। मतलब भारत में लोग तेजी से अमीर हो रहे हैं। 2017 से 2022 के दौरान भारत में इनकम टैक्स फाइलिंग में 8% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हुई है और इनकम टैक्स फाइलिंग से पता चला है कि भारत में 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग 2017 से 2022 के दौरान 19% बढ़े हैं। वहीं 2019 से 2023 के दौरान बैंक्स में 15 लाख से ज्यादा टर्म डिपॉजिट रखने वाले लोगों के नंबर्स में 45% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हुई है। साल 2023 के एंड तक भारत में 85 मिलियन यानी कि 8.5 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है और 960 मिलियन 96 करोड़ लोगों के पास डेबिट कार्ड है। इसके अलावा भारत में तेजी से हाउस होल्ड की फाइनेंशियल एसेट भी बढ़ रही है, गोल्ड और इक्विटीज की होल्डिंग बढ़ रही है। तो इन्हीं सब फिगर्स और डेटा को देखते हुए गोल्डमैन का मानना है कि 2027 तक भारत में 10 करोड़ इंडियंस $10,000 से ज्यादा कमाएंगे।
देखो, जिस तरह भारत ग्रो कर रहा है उसी तरह आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो देखो आपकी मदद यहाँ एम स्टॉक कर सकता है। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा लॉन्च किया गया है। मिराई एसेट एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो 15 सालों से मार्केट में, और इन्होंने बहुत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। इसी तरह इन्होंने एम स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है। एम स्टॉक को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल में एम स्टॉक में 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ गए हैं। 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका है। 1100 करोड़ रुपए का एमटीएफ बुक हो चुका है। 40 करोड़ से ज्यादा की ट्रेड हो चुकी है। 1 साल में 145 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव हुआ है। एम स्टॉक में लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज फैसिलिटी है। साथ में नो कमीशन, चाहे आप इंट्रा डे में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, एफएनओ में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, किसी में भी ट्रेड करो। और ये सारी फैसिलिटी आपको एम स्टॉक में सिर्फ 999 रुपए में मिल रही है। इसमें आप एडिशनल 999 रुपए में अपना एएमसी भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे ब्रोकर आपसे एमटीएफ में ट्रेड करने पर 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वही एम स्टॉक सिर्फ 6.99% चार्ज कर रहा है। इसके अलावा एम स्टॉक ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल, सिक्योर और सुपर फास्ट है। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का कर रहे हो? एम स्टॉक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ, 999 रुपए का प्लान सेलेक्ट करो और लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज से भी छुटकारा पाओ। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में भारतीयों की इनकम तेजी से क्यों बढ़ने वाली है। तो देखो, इस बात पे गोल्डमैन का कहना है कि इस समय इंडिया की इकोनॉमी बुलिश है और फ्यूचर में भी इंडिया की इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करने वाली है। इंडियन स्टॉक मार्केट और तेजी से ग्रो करने वाला है। साथ में इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने वाली है, तो इससे इंडिया में लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। इसके अलावा गोल्डमैन ने बताया कि जैसे जैसे भारत में लोगों की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत में प्रीमियम प्रोडक्ट की सेल भी तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि एसयूवी की सेल बढ़ रही है, क्रेडिट कार्ड के यूजर बढ़ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है। भारत में इस समय 30% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। बेसिकली इस समय भारत में जो लोग सालाना 4 लाख या 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, वो लोग मिडिल क्लास में आते हैं। 2047 तक भारत में 70% लोग मिडिल क्लास में होंगे और जैसे जैसे भारत में मिडिल क्लास के नंबर बढ़ेंगे, भारत की कंजप्शन पावर इंक्रीज होगी और भारत और तेजी से ग्रो करेगा। अब ये डेटा जान के आप लोग बहुत लोग खुश हो रहे होंगे कि भारत में लोग रिच हो रहे हैं। तो देखो, ये इस रिपोर्ट का एक पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड की बात करें तो भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से सिर्फ 10 करोड़ लोग ही रईस होंगे। भारत की आबादी का 10% भी नहीं है वो लोग। भारत में आज भी सिर्फ 4% लोग $10,000 यानी कि 8 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। 7.8% 112 मिलियन यानी कि 11.2 करोड़ लोग $5,000 से $10,000 के बीच कमा रहे हैं, मतलब कि 4 से 8 लाख रुपए के बीच कमा रहे हैं। 18.1% 262 मिलियन यानी कि 26.2 करोड़ लोग $2,500 से $5,000 यानी कि 2 से 4 लाख रुपए के बीच कमा रहे हैं। 20% 294 मिलियन यानी कि 29.4 करोड़ लोग $1,500 से $2,500 के बीच कमा रहे हैं और लगभग आधी आबादी 72 करोड़ लोग $1,500 से भी कम कमा रहे हैं। मतलब आज भी भारत की आधी आबादी $1,500 से कम कमा रही है। और यहाँ मैं ईयरली इनकम की बात कर रहा हूँ, तो भारत सरकार को यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले ग्रुप पे काम करने की जरूरत है। वहीं फ्यूचर में आपको 4th ग्रुप के लोग 3rd ग्रुप में जाते हुए देखने को मिलेंगे और 3rd ग्रुप के लोग 2nd ग्रुप में जाते हुए देखने को मिलेंगे और फ्यूचर में सभी ग्रुप के लोगों की इनकम बढ़ेगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत में पॉवर्टी बहुत तेजी से कम हो रही है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ब्रोकिंग्स ने बताया है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है। नीति आयोग ने बताया कि बीते 9 सालों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो भारत में धीरे धीरे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले 10 सालों में भारत में हाउस होल्ड की इनकम तेजी से इंक्रीज होने वाली है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2031 तक भारत में लोगों की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। $5,000 से कम कमाने वाले लोग 13% होंगे, 5,000 से $10,000 के बीच कमाने वाले लोग 34% हो जाएंगे, 10,000 से $35,000 के बीच कमाने वाले लोग 46% हो जाएंगे और $35,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग 7% हो जाएंगे। तो मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2030 तक भारत की पर कैपिटा $5,000 की हो जाएगी और उस समय भारत एक अपर मिडिल इनकम कंट्री भी बन जाएगा। पर अगर भारत को एक हाई इनकम कंट्री बनना है तो उसके लिए भारत को कम से कम 7 से 8% के बीच आने वाले 10 सालों के लिए ग्रो करना होगा। और साथ में भारत सरकार को नीचे वाले ग्रुप की तेजी से इनकम बढ़ाने के लिए सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होगा, फिर उसके बाद हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा। साथ में टाइम टू टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने होंगे जिससे भारत की ग्रोथ रेट 7% से कम ना हो पाए। इसके अलावा भारत सरकार को कोशिश करनी होगी कि देश में इनइक्वालिटी ज्यादा ना बढ़े। भारत के 1% रिच लोगों के पास इस समय देश की 40% वेल्थ है।
तो इस इनइक्वालिटी को भी कम करना होगा। इसके अलावा भारत में ज्यादातर महिलाएं काम नहीं करती हैं, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो उनके लिए भारत सरकार को स्किल डेवलपमेंट कोर्स लाना होगा ताकि देश की महिलाएं भी काम कर सके। और इसके लिए हमें भी एज अ सोसाइटी महिलाओं को नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि अगर देश की महिलाएं कमाएंगी तो भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा और भारत की पर कैपिटा भी तेजी से आगे बढ़ेगी और साथ में इनइक्वालिटी भी कम होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे भरोसा तो पूरे जा रहे हैं। जी जनाब। जी मैं इसलिए कह रहा था कि रोजा है तो रोजे में इंसान थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। अरे बहुत चिड़चिड़े होते हैं भाई। हाँ। रोजा ऐसा लगता है कि हमारे लिए रख रहे हो, अपने लिए नहीं रख रहे। तो ऐसा ही होता है। हाँ। और जब रोज़े जो है वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रखने लगे ना तो चिड़चिड़ापन होता है। जब जज्बे से रखा जाता है तो चिड़चिड़ापन नहीं होता। फिर उसके अंदर तो आ जाती है तो कहाँ से मिलती है, कौन सी दुकान से जज्बे की खीर मिलती है शहर में खा के? हाँ, तो वो यही वाली बात है ना कि जब आप पहले स्टडी करें कि क्या ये रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया, उसकी रूह और के मुताबिक जाएं, फिर डीपली जब जाएंगे और पता चलेगा, फिर आपके अंदर जज्बा खुद कहेगा कि नहीं वो ये वजह नहीं है उनकी चिड़चिड़ापन की एक वजह है वो खाते हैं रजनी। तो जब उनको वो नशा नहीं मिलता है तो फिर जाहिर सी बात है तो बंदे नशा तो वैसे ही हराम है। चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो वही वाली बात है, हाँ। जो नशे की चीज़ आप हटाएंगे तो लेकिन रोजे पूरे रखते हैं, ये बात नहीं है। तो बात हो रही थी, आप लोग परेशान हो गए तो बैक कैमरा बहस हो रही थी। हमारी बैक कैमरा कुछ बात हुई थी तो उसी बात को कंटिन्यू कैमरे में कर दिया और हम पर कैपिटा जीडीपी पे थे, हाँ, वीडियो देख रहे थे। तो इंडिया में मैंने देखा कि 10 करोड़ लोगों को, मोदी जी की एक वीडियो थी उसमें बता रहे थे कि 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से ऊपर लेकर इस वीडियो में कह रहे हैं कि वही गरीब लोग अमीर हो जाएंगे आगे 2022 तक। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक, ये बैंक है जिसकी रिपोर्ट है, जी। तो इनकी रिपोर्ट जो होती है बड़ी मतलब है कि सोच समझ के कि यार क्या चल रहा है, किस कंट्री की क्या ग्रोथ रेट चल रही है, वहाँ पे लोगों का मायारी ज़िंदगी कितना बेहतर हो रहा है, ये बहुत सारे सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार होती है। हाँ। वैसे तैयार नहीं होती, फिर इन्हीं रिपोर्ट्स को देख के बड़े बड़ी कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे फिर आगे चल के कंट्रीज़ का और तरक्की होती है और फ़ायदा होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो तरक्की है या लोगों का गुर्बत से निकलना है या लोगों का अमीर होना है, ये कोई रातों रात वाला मामला नहीं है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ थी। हाँ। ये सबसे पहले तो मैं कहता हूँ 15-15, 20-20 साल पहले एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया गया होगा, सिलेबस बनाया आपका ये सेट किया गया होगा, ये सेहत का निज़ाम सही है ना, आपका मतलब है कि रूल्स बनाए गए होंगे, स्कूलों पर बाकायदा सख्तियाँ की गई होंगी कि जो टीचर्स हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन हो, क्या ना हो, किस तरीके से आपका स्कूल का मेंटेनेंस होना चाहिए, किस तरह से आपका हॉस्पिटल होना चाहिए, प्राइवेट हर इदारे पे चेक एंड बैलेंस रखा होगा, कानून होगा, फिर उन्होंने मिसालें कायम की होंगी सजाएं दे के, तो तब जाके आहिस्ता आहिस्ता मुल्क इस पैमाने पे पहुंचा, इस जगह पे पहुंचा कि आज दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ नहीं सही कि ये बाकायदा मतलब है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ आज दिख रही हैं, रातों रात नहीं है ये। जी नहीं, जब ये मोदी साहब ने पहला यानी जो है गवर्नमेंट में आए थे तो पहला स्टेप इन्होंने जो करेंसी का वो भी रातों रात किया था, करप्शन की वजह। यानी आप अंदाज़ा लगाएं दुनिया भर में ये बात थी कि ये कंट्रोल नहीं हो सकेगा क्योंकि वो जिस तरीके से एकदम से गड़बड़। हाँ, लेकिन उन्होंने उस पूरे मुल्क को, इतना बड़ा मुल्क जिसकी आबादी कितनी है आबादी, तकरीबन 1.5 अरब, तो 1.5 अरब की आबादी को उन्होंने हिला के रख दिया था कि किस तरह से कंट्रोल होगा। सब कह रहे थे ये बहुत ऐसा मुसीबत आ जाएगी, लेकिन वो अपने बात पे कायम रहे और उन्होंने उसको कंट्रोल किया। उसकी वजह से पूरा मुल्क एक टैक्स नेट के अंदर आया, तो उसमें ब्लैक पैसा बाहर आया, खत्म हो गया था, वही मर गया। तो फिर वो सबसे पहला स्टेप उन्होंने दिलेरी से जो किया था, तो वो उसके बाद उन्होंने फिर अपनी पॉलिसीज़ को जो इम्प्लीमेंट किया और जिस पॉलिसी पे वो लग गए। अब जाहिर है कि तरक्की क्यों नहीं होगी, मेरा मकसद है कि यानी आईटी की सनत पूरी दुनिया जो है इस वक्त उसका फोकस इंडिया है, तो कि वो सारे के सारे वो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, फिर वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। बल्कि इवन मैं आपको बता दूं कि ये जो ख़ास तौर से इंडिया वगैरह यूके वगैरह जाते हैं
तो वो एक टाइम तक होता है, उसके बाद वो कहते हैं हम यार वापस जाएंगे, हम उधर ही अपने अपने मुल्क जाएंगे। यानी उनकी अच्छा वो उनके यहाँ है भी नहीं, पॉलिसी भी नहीं है, वो डुअल नेशनलिटी नहीं देते। अच्छा। जैसे पाकिस्तान में, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बर्बादी किया उसमें ये डुअल नेशनली का भी मसला है कि वो वहाँ का नेशनल भी है, वो यहाँ का भी नेशनल है। आप बता रहे थे, कौन बता रहा था कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ही पाकिस्तानी नहीं थे? हाँ तो वो हाँ ये तो अभी नेशनलिटी नहीं थी तो रातों रात उनका बनाया। अभी जो वजीर खजाना है वो भी नहीं नेशनल है, वो अभी उन्होंने हलफ उठा लिया और अभी नेशनलिटी जो ये शहबाज नहीं ये जो वजीर खजाना जो अभी है उनको वो नेदरलैंड के वो हैं शहरी, तो अब आके वो जो है वो उन्होंने वो भी उठा लिया, हलफ भी उठा लिया कि वजीर खजाना, और उसके बाद अब वो नेशनलिटी अप्लाई करेंगे। तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। ये तो जो बैठे हुए आगे उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, उनको ये चीज़ें फॉलो तो करनी चाहिए। सोए पे होते हैं ये खुद ही वही लोग हैं। ये अब जैसे मोदी हैं, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी है, लीडर भी है, लोगों के हर दिल अजीज भी है। क्यों है? इसलिए कि जो है वो लोगों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे तो वो ये तो मसला हमारे सही कहा है ना मोदी जी ने, ख्वाब बड़े देखो। हाँ, छोटे ख्वाब देखने ही क्यों है, बड़े देखो, वो ही करना है। तो जो ऐड कर इंसान तो फिर उसके बाद बहरहाल ये कि जो चीज़ें डेवलपमेंट देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं, तो ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि ये एक अनहोनी होगी, ऐसा होगा, बल्कि इससे ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तुम तो 10 करोड़ की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा जो है ना, क्योंकि जो जिस तरीके से उनकी जो है वो पॉलिसीज़ हैं और वो पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया उस तरफ देख रही है, तो फिर आने वाला वक्त यूँ समझ लो कि अच्छा आईटी के मेरे जहन में बात बार आई थी तो मैं भूल ना जाऊँ, हमारी टोटल जीडीपी 3.5 बिलियन या 3.4 है हमारी इस वक्त। इंडिया की 200 बिलियन सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट, यानी वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट से 200 बिलियन से ज़्यादा हो गई है मेरे ख्याल में, शायद करंट मुझे अभी नहीं पता। तो यानी 200 बिलियन अगर जिसकी आईटी एक्सपोर्ट हो तो फिर वो कहाँ कंट्री होगा यार। वो हमारे मुल्क में अभी सबसे पहले एजुकेशन पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर अगर ये अभी तवज्जो दे लेंगे तो आगे की हमारी नस्लें थोड़ी सी नहीं, एजुकेशन भी उसका भी मतलब है कि पुरानी एजुकेशन नहीं, आज के दौर की एजुकेशन भी पुरानी, सिलेबस चेंज होना चाहिए। पता नहीं एक अरसे से दराज से एक ही सिलेबस चला रहा है, तो वो भी मतलब मसला है हमारे यहाँ पे। यहाँ तो इंडिया में तो मैंने ये भी सुना था कि मतलब जैसे प्राइमरी और मैट्रिक और इंटर वाला मामला जो है ना, उसको भी उन्होंने कोई और पैरों में तकसीम कर दिया, उन्होंने भी कुछ और कर दिया, मतलब और 2-3 कुछ इस तरह से डिवाइड कुछ और तरीके से किया है पूरा। बस वो जो अवेलेबल जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक अपने एजुकेशन सिस्टम को। तो बहुत खुशी की बात है कि इंडिया से गुर्बत ख़त्म हो रही है और गरीब अमीर हो रहा है और अमीर से अमीर हो रहा है। हमारे यहाँ हम रिवर्स गाड़ी चला रहे हैं, हम लोगों ने अमीर गरीब हो रहे हैं, हम लोगों ने अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव पीछे लगा दिया है। लोकोमोटिव पीछे, तो हमारी ट्रेन पीछे चल रही है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई आए पीछे जाने की, कोई कम से कम इसको रोके, रिवर्स पे जा रही है गाड़ी और हम सिर्फ ऊपर नहीं आएगा कोई हमारे, हम ऊपर सिर्फ पता नहीं कब मिलेंगे हमें सच्चे लोग। हम खुद ही बन जाते हैं, मैं तो सोच रहा हूं एक बैठ जाते हैं, एक कुर्सी पे एक बैठ, थोड़ा सा टाइम का मसला है, टाइम मिले तो मैं बैठ जाता हूं, सर को बिठा देते हैं सबसे बड़ी वाली कुर्सी। टाइम का मतलब रिएक्शन देते रहते हैं, टाइम नहीं मिलता तो क्या हुआ, वहीं से रिएक्शन करते रहिए। ये बात भी पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।